हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11th चैप्टर 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हमारे चैनल के माध्यम से पूरा पढ़ने जा रहे हैं। इसमें इसको मैंने 3 पार्ट में बांटा है। पहले पार्ट में हम लोग को जनरल इंट्रोडक्शन, कुछ लॉज और कुछ सारी चीज़ों की बात करेंगे। इसके अलावा इसकी एक क्वेश्चंस की सीरीज है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आपको पता होगा। इसमें न्यूमेरिकल की वैल्यू कितनी है ये भी आपको पता है। अभी 11th में जितनी इसकी वैल्यू है, नीट में भी इसकी इक्वली वैल्यू है। ऐसी स्थिति में मैंने इसको 3 सीरीज में बनाया। इसमें मैं इस वीडियो के अंतिम पार्ट में आपको नीट और जेईई संबंधित इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, विज्ञान का ज्ञान, पार्ट 1, और वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसा कि बात हो रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए। जैसे लग रहा है कि अंदर में कुछ बहुत सारी चीजें एक क्लस्टर में बना करके रखी गई हैं और कुछ ऑर्बिट्स जो हैं उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चलिए इस स्ट्रक्चर को ऐसे ही छोड़ देते हैं। पहले की बात करते हैं। जो वास्तविकता में हम लोग एटम वर्ड बोलते हैं, ये एक वर्ड है एमिटो, इस वर्ड से बना है और इसका मतलब होता है अनकटेबल, जिसको काटा ना जा सके, जिसको बांटा ना जा सके। पहले के ज़माने में जब साइंस बहुत अच्छे से डिस्कवर्ड नहीं था, तो लोग ऐसा मानते थे कि जो फंडामेंटल या बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इस दुनिया के जितने भी मैटर हैं उसके हैं वो एटम है, और ये एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये सही है, हम सभी लोगों ने पढ़ा कि एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इस मिथ को गलत साबित करने के लिए सर्वप्रथम जॉन डाल्टन साहब आए और डाल्टन ने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी दी। उस एटॉमिक थ्योरी के जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वली एम्बेडेड होते हैं। इनके ही मॉडल को हम लोगों ने बाद में वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना। अब यहां पर आप देख सकते हैं, the atomic structure of an element refers to the constitution of its nucleus and the arrangement of electrons around it. Primarily, the atomic structure of matter is made up of proton, electrons and neutron. यानी कि जाहिर सी बात है कि अगर आपसे जब इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात की जाती है, तो इसका कुल मिलाकर के मतलब ये होता है कि न्यूक्लियस और उसके आसपास में इलेक्ट्रॉन्स का एक प्रॉपर अरेंजमेंट। The protons and neutrons make up the nucleus of the atom. जैसा कि आज जिस जगह पर हमारी केमिस्ट्री खड़ी है वहां हमें पता है कि न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को आप सन मान सकते हैं, और जिस प्रकार के सन के चारों ओर ऑर्बिट में सारी प्लैनेट्स रिवॉल्व करती हैं, ठीक उसी तरह से हमारे न्यूक्लियस के अराउंड में सारे इलेक्ट्रॉन्स उसको रिवॉल्व करते हैं एक प्रॉपर अपने पाथ में, एक अपनी ऑर्बिट में, और वो एक लिमिटेड नंबर में होते हैं, जैसा कि हमारे प्लैनेटरी या सोलर सिस्टम में भी है। दूसरी चीज है कि न्यूक्लियस को बनाने का काम करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को हम कंबाइंडली न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। which is surrounded by electrons belonging to the atom. The atomic number of an element describes the total number of proton in its nucleus. यानी कि इससे एक चीज हमारे सामने बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अब आपको मैं इसको बता रहा हूं इस तरह से कि अगर आपके सामने में कभी इस तरह की स्थिति आ जाती है, कोई पूछता है आपसे Z क्या है? जैसे ही आपके सामने Z वर्ड आता है तो आपके दिमाग में तुरंत आता है कि यार ये एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये दो चीजों की बात होती है। आपने देखा होगा अक्सर कि सपोज ऐसे एलिमेंट लिखा रहता है, तो यहाँ पे इसका 11 लिखा रहता है और ये 23 ऐसे आपने लिखा हुआ पढ़ा है। तो जाहिर सी बात है कि ये एटॉमिक नंबर है, ये 11 सोडियम का एटॉमिक नंबर, और सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स है। क्या है? 11 प्रोटॉन्स है। एटॉमिक नंबर सीधे सीधे तौर पे किसको रिप्रेजेंट करता है? न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले उस पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे तरफ। आप देखिए, न्यूट्रल एटम्स हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, उनमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। However, atoms may gain or lose electrons in order to increase their stability and resulting charge entity is called an ion. और आयंस के विषय में तो आपको अच्छी तरह से पता है कि कुछ एलिमेंट्स कैटायंस होते हैं और कुछ एलिमेंट्स एनायंस होते हैं, यानी कि कुछ लेने की टेंडेंसी रखते हैं और कुछ देने की टेंडेंसी रखते हैं। क्या लेने देने की? इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। यानी सिंपली जब कोई एलिमेंट अपने आयंस को शेयर करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, तो उसका मकसद सिर्फ 2 होता है। जैसा कि हम जानते हैं, पहला मकसद उसका हमेशा ये होता है कि वो अपने आप को स्टेबल कर ले, या फिर अपने आप को स्टेबल अगर वो है तो सामने वाले एलिमेंट जिसके साथ वो कंबाइंड कर रहा है, जिसके साथ वो जुड़ रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर रहा है, उसको स्टेबल होने में मदद करे। अब इसको आप सरल तरीके से यहाँ पे ये भी आप समझ सकते हैं
कि अगर हम यहाँ पे ये कहें कि Na और Cl, ये दो चीज बड़े फैमिलियर हैं, आप इस रिएक्शन से NaCl बनता है, सही है, NaCl बनता है। Na पे आपने हमेशा प्लस देखा और Cl पे हमेशा माइनस देखा। ये कैटायन एनायन को क्या करता है, प्रूफ करता है। इसमें ये बताता है कि सोडियम देने की टेंडेंसी रखता है और क्लोरीन लेने की टेंडेंसी रखता है। ये देने लेने का सिलसिला इन दोनों के बीच में है। ऐसी स्थिति में अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन क्यों लूज किया, तो आप जवाब देंगे ताकि ये अपने आप को स्टेबल कर सके। रीजन क्या था कि जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो 2, 8 और 1 दिखता है। आपको पता है एटम्स सबसे ज्यादा स्टेबल कब होते हैं, जब उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 8 हो। सबसे ज्यादा स्टेबल कब होता है, जब उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 8 हो। ऐसी स्थिति में 8 के बाद इसके पास 1 है, इस 1 से ये स्टेबल नहीं हो सकता है। इसको मिनिमम या तो यहाँ पर 8 करना है या फिर इसको ये दे दे ताकि ये अपने दूसरे ही सेल में स्टेबल रहे। एलिमेंट अपने स्टेबिलिटी के लिए भी लूज करता है और सामने वाले को स्टेबल करने के लिए भी लूज करता है। यहाँ पे देना मजबूरी भी है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में अगर आपके पास 1, 2 या 3 है तो आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मतलब है कहीं ना कहीं आप इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे ही करेंगे। चलिए अब हम लोग इसके दूसरे सिलसिले की तरफ चलते हैं। न्यूट्रल एटम्स के बाद अब बारी आती है इसमें एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। ये तो जाहिर सी बात है, जैसे कि हम अगर इस बात को अगर हम ऐसे समझे तो हम ये भी समझ सकते हैं कि सारे एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी एक अपनी प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैं मेरी तरह दिखता हूं, आप आपकी तरह दिखते हैं, सलमान की तरह दिखता है, ऋतिक की तरह दिखता है। उसी प्रकार से जैसे सेल टू सेल हर इंसान की स्ट्रक्चर सेम होती है, यानी कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं स्ट्रक्चर सबका सेम है, यानी कि सबके पास न्यूक्लियस है, सबके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, सही है, ये तय है। लेकिन प्रारूप बदल जाता है, जैसे हम में से कोई गोरा, कोई काला, कोई सांवला, कोई भूरा, कोई नीला, कोई पीला, उसी प्रकार से हमारी ही तरह एलिमेंट्स के भी स्ट्रक्चर में जहां पे बात आ रही है उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है? बाय चेंजिंग देयर नंबर्स। अब बिकॉज दे कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, वही बात आ गई। अब आपसे एक क्वेश्चन यही बना के पूछा जा सकता है कि व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप बोलेंगे बिकॉज दे कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह। ठीक है, ये तो बात तय है। आगे दिस इज द रीजन फॉर द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। और हर एलिमेंट यूनिक क्यों होता है? दूसरा क्वेश्चन, इसी पैरा का दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हर एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हमारे सामने आते हैं सब यूनिक क्यों होते हैं? तो जाहिर सी बात है कि जैसे हम सभी इंसानों में हम जितने भी जानवर अपने आसपास में देखते हैं सबकी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। वो क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी की जेनेटिक मेकअप वैसी होती है जिसकी वजह से उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बदलते हैं। ठीक, जैसे हम में कोई बहुत अच्छा सिंगर होता है, कोई गा ही नहीं पाता। हम में कोई बहुत अच्छा डांसर होता है, वो डांस कर ही नहीं पाता। कोई बहुत अच्छा बोल लेता है, कोई बोल नहीं पाता है। कोई बहुत अच्छा लिखता है, कोई लिख नहीं पाता है। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे प्रैक्टिस और हमारी एबिलिटी एज वेल एज हमारा एटमॉस्फेयर, हमारी इन्वायरमेंट और हमारा कल्चर, जो हमारे आसपास की चीजें उसको रिप्रेजेंट करता है। एटम उसी प्रकार से अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रिप्रेजेंट करता है। अगली स्लाइड हम देखते हैं। कहा जाता है एटॉमिक मॉडल्स के विषय में कि 18th और 19th सेंचुरीज में बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने अटेम्प्ट किया, बताने की कोशिश की कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है, अलग अलग लोगों ने। और सभी के मॉडल्स की अपनी कुछ मेरिट्स थी और कुछ डिमेरिट्स थी। और इस डेवलपमेंट को आज मॉडर्न एटॉमिक मॉडल के तौर पे देखा जाता है। कहते हैं इस पूरे जो हमारी स्लाइड में जो पैरा दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में बहुत सारे साइंटिस्टों के मिले जुले सहयोग से, उनके किए गए योगदान के जरिए आज हमारे सामने जो एटॉमिक मॉडल है, जो स्टेबल है, जो परफेक्ट है, वो ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज साइंटिस्ट जो पहले आए थे। दो बातें इसमें उठ करके आती है। पहला बात कि आपसे ये पूछा जाता है कि भाई डाल्टन तो गलत थे, थॉमसन तो सही थे, रदरफोर्ड और सही थे, बोर बिल्कुल सही थे,
हेनरी मोजले और सही थे। तो सही थे तो शुरुआत किसने किया? तो बात आती है तो डाल्टन की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट who explained and tried to study about the atoms. Earlier it was a myth that it cannot be created, cannot be destroyed. यानी ये सिंपल बात है, इससे पहले पूरी दुनिया के सामने एक मिथ बनी हुई थी कि एटम मैटर के स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं, उनको ना तो तोड़ा जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना बांटा जा सकता है। डाल्टन आए, उन्होंने इस चीज को सही करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि नहीं बटेंगे, लेकिन उन्होंने उसको चार्जेस के तौर पे बांट दिया, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और उन्होंने कहा कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज व्हिच मेक्स एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये बहुत बड़ी चीज थी, ये बात तय है। ये बात आज भी उतनी ही सच है जो उस जमाने में थी, और उस जमाने क्या आज भी हम जानते हैं कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और अगर ऐसा नहीं हो तो एटम का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तय पुरानी। अब देखिए, द मोस्ट notable contributions to the field by scientists such as John Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, Niels Bohr, जिनका नाम हमने आपके सामने लिया। Their ideas to the structure of atom is discussed in this subsection. आने वाले सेक्शंस में हम इन सभी साइंटिस्टों के किए गए कॉन्ट्रीब्यूशंस को पढ़ेंगे, जानेंगे और देखेंगे कि किस तरह से प्रत्येक लोगों की मेरिट्स और डीमेरिट्स को देखते हुए ये एटॉमिक मॉडल आज के डेट में एक स्टेबल एटॉमिक मॉडल में देखा जाता है। कहते हैं अंग्रेज एक थे, हम हिंदुस्तानी हैं, वैसे ही वो एक इंग्लिश केमिस्ट थे। केमिस्ट का मतलब जो केमिकल्स की स्टडी करते हैं, जो एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं। जॉन डाल्टन सजेस्टेड दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स व्हिच वर इंडिविजिबल, इंडिस्ट्रक्टिबल। ही आल्सो स्टेटेड दैट ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स वर एग्जैक्टली द सेम, बट द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इन साइज एंड मास। अर्थात यहाँ पे जॉन डाल्टन साहब आए, इंग्लिश से केमिस्ट थे, इन्होंने अपने सजेशंस के हिसाब से इन्होंने बताने की कोशिश की कि दोस्तों, भाइयों, दुनिया में प्रत्येक मैटर एटम से बना होता है। ये वही मैटर, वही एटम है जो इंडिविजिबल है, जिसको बांटा नहीं जा सकता है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता। एनर्जी के फॉर्मूले के तौर पे जैसे एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसी तरह से डाल्टन ने कहा कि एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आगे इन्होंने कहा कि जितने भी एटम्स होते हैं एलिमेंट के, वो सभी एग्जैक्टली सेम होते हैं, बट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन साइज एंड मास। यानी कि इन्होंने एक आइडिया तो दे दिया कि जो एलिमेंट के एटम्स होते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं। अब जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के एटम तो सब सेम ही होंगे, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के एटम सेम ही होंगे, ऑक्सीजन के एटम सेम ही होंगे, उनमें साइज का चेंज नहीं हो सकता। हम O2 लिख के कहें कि एक ऑक्सीजन छोटका है, एक तो ऑक्सीजन बड़का, एक तो मझिल का, ऐसा नहीं होता। वो बोलेंगे आपसे कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है। एग्जैक्टली एक फैमिली, एक परिवार, एक व्यक्ति की बात हो रही है, एकाकी बात हो रही है, तो एलिमेंट्स, चूंकि एलिमेंट का मतलब एक सिंगल एलिमेंट होता है, ऐसी स्थिति में उसके सारे एटम तो डेफिनेटली एक जैसे होंगे, और वही जब बात दूसरे एलिमेंट की जाएगी तो कहीं ना कहीं उनका साइज, मास, सारी चीजें बदलेंगी, और एटम, जाहिर सी बात है, कार्बन का एटम नाइट्रोजन के एटम से डिफरेंट होगा। ये किसने बोला? महाशय डाल्टन साहब ने। ये वही डाल्टन साहब है जो एक बहुत रिनॉन्ड ब्रिटिश केमिस्ट थे, इंग्लिश केमिस्ट जिसको हम कह सकते हैं। Chemical reactions according to Dalton's atomic theory involve a rearrangement of atom to form products. डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का। यानी कि 2 आगे है तो 2 पीछे चला गया, 3 पीछे है तो 3 आगे चला आया, यानी कि इसमें एटम्स आगे पीछे होकर के अरेंजमेंट करते हैं। According to the postulates proposed by Dalton, the atomic structure comprised the atom, the smallest particle responsible for the chemical reactions to occur. यानी कि कहने का मतलब है कि डाल्टन के कथनानुसार, उनके जो पोस्टुलेट थे उनके आधार पे एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है वो कंप्राइज्ड होता है एटम से, यानी कि कोई भी एटम का स्ट्रक्चर एटम से बना होता है, और उसमें जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होता है केमिकल रिएक्शंस के लिए, उसे हम एटम कहते हैं। अब इनकी पोस्टुलेट्स की कुछ खास बातें। पहला, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, यानी कि दुनिया में जितनी भी चीजें हमारे सामने, मैटर को हम डिफाइन करते हैं तो कुछ इस तरह से हम बोलते हैं। मैटर क्या है? एनीथिंग, दुनिया में जिसको हम थिंग कह सकते हैं वो सब मैटर है।
अब एनीथिंग लगाते ही एक वर्ड आ जाता है एनीथिंग। अब आप बोलते हैं व्हिच इज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। अर्थात पदार्थ हम उस प्रत्येक चीज को कहते हैं जिसके पास अपनी भार होती है और कुछ जगह वो छेकने की काबिलियत रखता हो, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर। तो ऐसे स्थिति में इन्होंने कहा कि जितने भी मैटर है, अब मैटर का मतलब एनीथिंग का मतलब मैं भी, कैमरा भी, मोबाइल भी, ट्राइपॉड स्टैंड भी, यहाँ एसी भी है, फैंस, लाइट्स, पोडियम, चेयर्स, एवरीथिंग, सब कुछ क्या है, मैटर है। तो जो मैटर है वो किससे बना है, एटम से बना है। तो पहला लाइन का क्लियर हुआ। दूसरा इन्होंने कहा कि ये जो मैटर, जो एटम मैटर को बनाते हैं, जो एटम मैटर को बनाते हैं, ये इंडिविजिबल है, इनको बांटा नहीं जा सकता है। ये हमने क्लास 9 में भी पढ़ा है, बड़ा कॉमन सा टॉपिक है लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट। साइंटिफिक एलिमेंट्स हैव ओनली वन टाइप ऑफ एटम इन देम, यानी कि साइंटिफिक जो एलिमेंट्स बनाए जाते हैं उनमें एक तरह का एलिमेंट होता है। साइंटिफिक एलिमेंट्स जो होते हैं उनके पास केवल एक टाइप का एटम होता है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, ईच एटम हैज इट्स ओन कांस्टेंट मास दैट वेराइज फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, यानी कि इन्होंने कहा कि जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका एक कांस्टेंट मास होता है। हाइड्रोजन है उसका कोई कांस्टेंट मास होगा, ऑक्सीजन है उसका कोई कांस्टेंट मास होगा, नाइट्रोजन है उसका कुछ होगा, हाइड्रोजन है उसका कुछ होगा, और ये मास अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स चेंज होता चला जाएगा। चौथी बात इन्होंने कही, एटम अंडरगो रीअरेंजमेंट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, अर्थात कि एटम जो होते हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं जब केमिकल रिएक्शन होता है तब। तो आपको भी पता है, हम भी जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस के दौरान में जब प्रोडक्ट बनते हैं तो एटम्स जो होते हैं वो रीअरेंज होते हैं।